अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस देखेंगे। कुछ इंजीनियरिंग हम एग्जांपल्स देखेंगे। So there are some applications like that. In this section we discuss briefly some of the most important partial differential equations that arise in various branches of science and engineering. We shall see that some equations can be used to describe a variety of different situations. जैसा कि आपको डियर स्टूडेंट्स पता है कि मैंने बताया था कि जो हीट कंडक्शन इक्वेशन थी जो अपने प्रीवियस लेक्चर में देखी, वो हीट कंडक्शन इक्वेशन एक ही वक्त में हीट कंडक्शन इक्वेशन को भी रिप्रेजेंट कर रही है और साथ साथ वो डिफ्यूजन इक्वेशन को भी रिप्रेजेंट करती है। ऐसे ही लेप्लास इक्वेशन हमने देखा था। लेप्लास इक्वेशन एक ही वक्त में इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के लिए भी है, इसके अलावा आपके पास फ्लूइड्स की मोशन के बारे में भी है और स्टैटिक्स को भी वो डील करती है। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन एक ही वक्त में मुख्तलिफ सिचुएशंस को रिप्रेजेंट करती है। जैसा कि वेव इक्वेशन है, तो वेव इक्वेशन भी मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी आप वेव्स स्ट्रिंग में पैदा हो सकती हैं। जैसा कि आपने लास्ट टाइम इक्वेशन में देखा भी, जो स्ट्रिंग की वेव्स थी हमने उसको डिटेल में देखा, उसकी इंटरप्रिटेशन भी हमने सीखी। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि वेव इक्वेशन जो होती है वो वाटर वेव्स के लिए भी वेव इक्वेशन यूज हो सकती है। इसके अलावा साउंड वेव्स, रेडिएशंस, तो जो भी वेव्स का फिनोमेना है वो वेव इक्वेशन जो है उसको फुलफिल करती है। तो कुछ इस कोर्स के अगेन इस टॉपिक के प्री रिक्विजिट्स हैं जो आपको सही तरह से आने चाहिए, और वो हैं कुछ ये वाले। बिफोर स्टार्टिंग दिस सेक्शन यू शुड हैव नॉलेज ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो 2 लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं एंड आई होप सो कि अब आप लोगों के पास काफ़ी इनिशियल नॉलेज जो है डिफरेंशियल इक्वेशंस का वो आ चुका है। Learning outcomes: on completion you should be able to recognize heat conduction equation and wave equation and have some knowledge of their applicability. वैसे तो आप हीट कंडक्शन इक्वेशन को जानते हैं, हमने लास्ट टाइम काफ़ी इसके बारे में देखा। इसके अलावा आप वेव इक्वेशन को भी सीख चुके हैं। 1 डायमेंशन वेव इक्वेशन क्या होती है, 2 डायमेंशन वेव इक्वेशन क्या होती है, 3 डायमेंशन वेव इक्वेशन क्या होती है। सिमिलरली हीट कंडक्शन इक्वेशन भी 1 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन है। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि हम अपने इस नॉलेज को जो रिकॉग्नाइज करेंगे हीट कंडक्शन इक्वेशन को और वेव इक्वेशन को, उसके लिए हम फिर इस एप्लीकेबिलिटी के बारे में कुछ हम देखेंगे। सो Key point 4 by no means exhaust the types of PDs which are important in application. ये की पॉइंट 4 जो है वो लास्ट लेक्चर की बात हो रही है, जहाँ पे मैंने लेक्चर एंड किया था और मैंने 3 इंपॉर्टेंट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस आपको बताई थी। उनमें से एक थी लेप्लास इक्वेशन, दूसरी थी आपके पास हीट कंडक्शन इक्वेशन और तीसरी थी आपके पास वेव इक्वेशन। ये वही बात कर रहा है कि वो जो टाइप्स ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं हमारी applications के अंदर। In this section we will discuss those 3 partial differential equations in key point 4 in more detail and briefly discuss other partial differential equations over a wide range of application. तो हम इस सेक्शन में अब क्या करेंगे, बेसिक असल में वही इंपॉर्टेंट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं जो आपने लास्ट लेक्चर में बड़ी डिटेल से देखी थी। तो आज हम भी उन्हीं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को दोबारा से देखेंगे और अब ज़रा डिटेल में देखेंगे और उनको डिस्कस भी करेंगे। तो इसी के सिनारियो में मैं आपके सामने फर्स्ट इक्वेशन रखता हूँ जो कि है वेव इक्वेशन। द सिंपलेस्ट सिचुएशन to give rise to the one-dimensional wave equation is the motion of a stretched string, specifically the transverse vibrations of a string such as the string of a musical instrument. तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने काफ़ी डिटेल में आपको
प्रीवियस लेक्चर में वेव इक्वेशन के बारे में बताया था, और आपको बताया था कि जो वेव इक्वेशन हमने सीखी थी वो एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग के अंदर अराइज हो रही थी। तो अगेन हम उसी ही कंटिन्यूशन में बात करते हैं, और सबसे पहले हम आसान सिचुएशन को डिस्कस करते हैं कि वेव इक्वेशन हम बजाय 2 या 3 डायमेंशन को डिस्कस करने के हम पहले 1 डायमेंशन वेव इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। 1 डायमेंशन वेव इक्वेशन, और वो हमारी जो एराइज हो रही है वो है एक स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर। इसको हम ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस भी कहते हैं। जैसे मैंने बताया था कि वाइब्रेशंस आर नेसेसरी टू प्रोड्यूस वेव्स। वेव्स जो होते हैं वो वाइब्रेटिंग जब बॉडी करता है तो उस वाइब्रेटिंग बॉडीज की वजह से वेव्स जनरेट होती हैं। तो जो स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर वाइब्रेशंस पैदा हो रही हैं उनको हम कह रहे हैं ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस ऑफ ए स्ट्रिंग, सच एज द स्ट्रिंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। उस वक्त भी मैंने आपको एग्जांपल दी थी एक गिटार की, तो मैंने कहा था कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। अब जैसे म्यूजिशियन एक उन वायलिन की तारों को छेड़ता है तो फिर उसमें वाइब्रेशंस पैदा होती है, और वो वाइब्रेशंस जो हैं वो साउंड क्रिएट करते हैं या म्यूजिक क्रिएट करते हैं। उसी सिनारियो में बात करने लगे हैं कि assume that a string is placed along the x axis। तो हम assume ये कर रहे हैं कि string जो है वो x axis के along रखी हुई है। is stretched, हमने इसको stretch भी किया हुआ है, and then fixed and ends x is equal to 0 and x is equal to x। वही बात जो मैंने बात बताई थी आपको बाउंड्री कंडीशंस, अगर आपको याद आ रहा हो, बाउंड्री कंडीशंस में 0 था और मैंने कहा था u इज ए डिस्प्लेसमेंट, और u इज x u0 ऑफ t इज इक्वल टू 0 था और ul ऑफ t इज इक्वल टू 0 था। ये दोनों मैंने बातें यही की थी कि जो स्ट्रेच स्ट्रिंग है वो एंड पॉइंट्स के ऊपर फिक्स्ड है। अंडरस्टैंड? डिस्प्लेसमेंट नहीं है मींस कि वो फिक्स्ड है, एंड पॉइंट दोनों उसके फिक्स्ड हैं उस स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग के। इट इज देन डिफ्लेक्टेड। अब क्या हुआ, हमने इसको थोड़ा डिफ्लेक्ट किया एट सम इंस्टेंट विच वी कॉल t इज इक्वल टू 0। ये हम इंस्टेंट उसको थोड़ा सा हमने डिफ्लेक्ट किया या उसके अंदर हमने वेव्स पैदा करने की। जैसा कि अभी फिर मैं अगेन प्रीवियस एग्जांपल का रेफर करूंगा कि मैंने वहां से मैंने कहा था कि आप अपने फिंगर्स इसको थोड़ा उठा दें, दरमियान से पकड़ के थोड़ा ऊंची कर दें। तो वो जो आपको फंक्शन भी याद आ रहा होगा u नॉट साइन पाई x ओवर l, उससे हमने इसको पिक किया था, वो फोर्सिंग फंक्शन था एक तरह का। तो बिल्कुल इसी तरह हम इसको कुछ डिफ्लेक्शन करने लगे हैं, और वो जो डिफ्लेक्शन की है, डिफ्लेक्शन के बाद हमने एक्चुअली फिनोमेना चेक करना है। इसलिए डिफ्लेक्शन वाला टाइम हम इग्नोर करके जब डिफ्लेक्शन कर दी तो फिर हमने कहा आप इसको ऑब्जर्व करते हैं। तो t इज इक्वल टू 0 इज रिलीज्ड। जो ही हमने इसको रिलीज किया एंड अलाउड टू वाइब्रेट, अब वो वाइब्रेट हो गई। तो ये जो कुछ वाइब्रेशंस हैं ये आपको इस डायग्राम में नजर आ रही होंगी। अगर आप ये देखें तो पहले ये एक्स एक्सिस से यहाँ से ऊपर ये हमने खींची हुई थी, तो ये नीचे जाएगी, अब ये एक्स एक्सिस के भी नीचे जाके फिर ये एक दफा ऊपर आएगी। तो ये एक तरह की क्रस्ट और ट्रफ, ये आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक इसको क्रस्ट कहते हैं, और ये कहते हैं उसको ट्रफ कहते हैं। तो क्रस्ट और ट्रफ जनरेट होते हैं जिनको हम एक वेव फिनोमेना कहते हैं। So it is then deflected at some instant which we call t is equal to 0। ये हमारे पास इनिशियल टाइम हो गया जिसमें हमने इसको डिफ्लेक्ट किया एंड इज रिलीज्ड, और फिर हमने इसको रिलीज किया एंड अलाउड टू वाइब्रेट, ताकि वो वाइब्रेट करना शुरू कर दे। The quantity of interest is the deflection u of a string at any point x। अब कहते हैं कि हमारा जो क्वांटिटी ऑफ इंटरेस्ट है, जो चीज हम निकालना चाहते हैं वो है u। और u क्या है, ये समझ लें डिस्प्लेसमेंट है। जो मैंने कहा था कि ये दो वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है। वन डायमेंशनल है तो स्पेस का एक वेरिएबल है, और दूसरा वेरिएबल हमारे पास यहाँ पे टाइम है। अब अगर आप ये देखें तो ये 0 लेसर इक्वल टू एक्स लेसर इक्वल टू एल का मतलब ये हुआ है कि ये 0 इसका एक एंड पॉइंट है और एल इसका दूसरा एंड पॉइंट है। तो हम 0 से एल के इन बिटवीन यू डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्ट्रिंग एक्चुअली हम फाइंड आउट करना चाहते हैं एट एनी टाइम t ग्रेटर देन 0, और एनी टाइम हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए। कहते हैं राइट u इज इक्वल टू यू एक्स ऑफ टी। अगेन इस तरह राइट करने का मकसद क्या है कि u फंक्शन है
एक आपके स्पेस वेरिएबल का, अगेन मैं रिपीट करता हूँ, एक वेरिएबल इसलिए है क्योंकि हम वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन को स्टडी कर रहे हैं, और यहाँ से t क्या है, आपके पास टाइम है। फिगर 2 shows a possible displacement of the string at a fixed time t। अब कहते हैं फिगर 2 क्या है, ये एक डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है ऑफ ए स्ट्रिंग एट ए फिक्स्ड टाइम t, सब्जेक्ट टू वेरियस assumptions। तो हम कुछ यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स assumptions लेने लगे हैं। वो assumptions क्या है? नंबर 1, damping forces such as air resistance are negligible। ओके, जब हम एक स्ट्रिंग को वाइब्रेट करते हैं तो वाइब्रेशन में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। अब वो वाइब्रेशन आपको पता है आहिस्ता आहिस्ता डैम्प होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। तो अब उस डैम्पिंग में ना बाज़ औक़ात रोल प्ले होता है एयर का भी, एयर रेजिस्टेंस का भी। लेकिन अभी हम उस एयर रेजिस्टेंस को कह रहे हैं कि इतनी एयर है कि निग्लेजेबल है, तो बोला तूफान नहीं चल रहा, या एयर का अगर इन्वॉल्वमेंट भी है वो थोड़ा है, लेकिन हम इसको फिलहाल इसको हम इग्नोर कर रहे हैं ताकि चीज़ें सिंपल रखी जाएं और समझा जाए। तो फर्स्ट असम्पशन हमने ये रखी कि डैम्पिंग फोर्सेस, जो कुछ एक्स्ट्रा डैम्पिंग फोर्सेस हैं, एक तो ये खुद को डैम्प होती जाएगी क्योंकि जब हमने फोर्स रिलीज कर देंगे तो ये कुछ वाइब्रेशंस के बाद ये रुक जाएगी, वाइब्रेशंस स्टॉप हो जाएंगी। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, तो जो डैम्पिंग फोर्सेस हैं कुछ और जैसे एयर रेजिस्टेंस है, इसको हम फिलहाल निग्लेक्ट कर रहे हैं। ओके, द वेट ऑफ द स्ट्रिंग इज नेग्लिजिबल। इसका मतलब है कि जो स्ट्रिंग है वो बहुत ही छोटी है, बहुत ही बारीक है, वो इतनी ज्यादा नहीं है कि उसका वेट भी कंसिडर किया जाए। जैसे गिटार की हैं, मैं अगेन वही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की एग्जांपल दूंगा, वो जो स्ट्रिंग्स होती हैं वो बहुत ही स्मॉल होती हैं, तो अब उनका वेट तो होता है, एवरीबॉडी एवरीथिंग हैज ए वेट, लेकिन इसका वेट इतना थोड़ा है कि हम इसको कहते हैं कि इसको भी यार निग्लेक्ट कर दो फिलहाल, ताकि हमें चीजें समझ आ जाएं। Assumption number 3, the tension in the string is tangential to the curve of the string at any point। अब स्ट्रिंग में टेंशन भी होती है डेफिनेटली, जब हम इसको पुल अप करेंगे इनिशियली ताकि वो वाइब्रेट करे तो उसमें टेंशन तो क्रिएट होगी। अब हम ये कह रहे हैं कि जो टेंशन है, क्योंकि ये ट्रांसवर्स फेज की वजह से जनरेट हो रही है, तो हम कह रहे हैं जो टेंशन है वो टेंजेंशियल हो टू द कर्व ऑफ द स्ट्रिंग। ये देखें ना, ये कर्व है, दिस इज द कर्व। ओके, हम टेंशन क्या कह रहे हैं, जो इसके ऊपर ऐसे टेंजेंट हो, ऐसी लाइन जो इस कर्व को एक पॉइंट पे टच करके गुजरे। तो हम हर पॉइंट पे जो इसमें टेंशन होगी वो इसके ऊपर ऐसे टेंजेंट्स होंगे, इस कर्व के ऊपर टेंजेंट होगा। ओके, तो ये तीसरी assumption थी। assumption नंबर 4, the string performs small transverse oscillations। स्ट्रिंग में कोई लंबी बड़ी oscillations नहीं है, बल्कि small oscillations हैं। स्मॉल ऑसिलेशंस का मतलब ये है कि दैट इज एवरी पार्टिकल ऑफ द स्ट्रिंग मूव्स स्ट्रिक्टली वर्टिकली इन सच दैट इट्स डिफ्लेक्शन एंड स्लोप आर एज एवरी पॉइंट ऑन द स्ट्रिंग इज स्मॉल। हम ये कह रहे हैं कि जो ऑसिलेशंस हैं, सबसे पहले बहुत बड़ी बड़ी ऑसिलेशंस नहीं है, ये नहीं कि उसका एम्पलीट्यूड बहुत बड़ा है और एम्पलीट्यूड तो ऊपर जाता नहीं जाता है, ऐसी सिचुएशन डियर स्टूडेंट्स नहीं है, बल्कि यहाँ पे जो ऑसिलेशंस हैं वो बहुत ही स्मॉल है। और स्मॉल ऑसिलेशन का मतलब एक तो यही है कि एम्पलीट्यूड स्मॉल है, और एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसे देखें ना, ये है एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड देखें एक्स से इस तरफ वाला डिस्टेंस है ना, ये हमेशा वर्टिकल डिस्टेंस होता है। तो ये कहता है एवरी पार्टिकल, इस ऑसिलेशन स्मॉल होने का मतलब है कि हर पार्टिकल किसका, स्ट्रिंग का, क्या करे, मूव करे स्ट्रिक्टली वर्टिकल, ये वर्टिकल डायरेक्शन मूव करे लेकिन बहुत ज्यादा दूर ना जाए, सच दैट, और इस तरह मूव करे इट्स डिफ्लेक्शन, इसकी जो डिफ्लेक्शन है, जो अपने रास्ते से ये हटा है, एंड स्लोप, और उसका जो स्लोप है, एज एवरी पॉइंट, हर जगह पे ऑन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के ऊपर इस समान। समझ आ गई बात?
तो अब ये देखो ना, ये कर्व यहाँ पे होती तो ये ऑसिलेशन ज्यादा होती, तो अब ये ऑसिलेशन हम कह रहे हैं बहुत छोटी ऑसिलेशन है, स्मॉल ऑसिलेशंस हैं। अगेन वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्मॉल। तो ये चार assumptions थी। नंबर वन, अगेन डैम्पिंग फोर्सेस हम निगलेक्ट कर रहे हैं सच एज एयर रेजिस्टेंस। नंबर टू, स्ट्रिंग इतनी बारीक है कि हम इसका वेट भी इस वक्त निगलेक्ट कर रहे हैं। नंबर थ्री, जो टेंशन स्ट्रिंग के अंदर क्रिएट होगी, जनरेट होगी, वो हमेशा टेंजेंशियल होगी टू द कर्व ऑफ द स्ट्रिंग। जो स्ट्रिंग की कर्व होगी उसके टेंजेंशियल पोजीशन में इसकी हमेशा टेंशन एक्ट करेगी। और फोर्थ वन, स्ट्रिंग परफॉर्म स्मॉल ट्रांसवर्स ऑसिलेशंस, के उसमें ऑसिलेशंस या वाइब्रेशंस जो हैं वो बहुत ही स्मॉल हैं। और वाइब्रेशंस स्मॉल होने का मतलब डियर स्टूडेंट्स ये है कि हर पार्टिकल बहुत शॉर्ट डिस्टेंस वर्टिकल डायरेक्शन में कवर करेगा और एज ए रिजल्ट उसका जो स्लोप है वो बहुत स्मॉल होगा। It can be shown by applying Newton's law of motion to a small segment of the string that U satisfies the PDs. अब ये असल में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये इससे आप जानते हैं, ये आपने प्रीवियस लेक्चर में देखी हुई है। दिस इज वेव इक्वेशन। मैंने कहा था ना आपको कि अगर पार्शियल टू यू पार्शियल टी स्क्वायर के टाइम के विद रिस्पेक्ट भी सेकंड डेरिवेटिव आए और स्पेस के करस्पॉन्डिंग भी सेकंड डेरिवेटिव आए, तो फिर ये जो होती है इक्वेशन, ये वेव इक्वेशन होती है। और अगर इधर ही फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाए तो फिर वो हीट कंडक्शन इक्वेशन बन जाती है। अब ये जो वेव इक्वेशन है ये बेसिकली आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ जो मोशन है ना उससे जनरेट हुई है। अगेन F इज इक्वल टू ma वाली सिचुएशन है यहाँ पे। इसमें जो सी स्क्वायर है ये एक कांस्टेंट है और सी स्क्वायर इक्वल है टी ओवर रो। टी ओवर रो, ये सी स्क्वायर हमने लास्ट टाइम डिस्कस नहीं किया था क्योंकि अभी तो यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं, इसलिए ये सी स्क्वायर जो है ये टी ओवर रो होती है। अब रो क्या है? बीइंग मास। रो यहाँ पे मास है पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग की पर यूनिट लेंथ के ऊपर जो मास का रिप्रेजेंटेटिव है रो। एंड टी यहाँ पे क्या है? बीइंग द कांस्टेंट, यहाँ पे ये कांस्टेंट है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टेंशन है इन द स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग की डायरेक्शन में क्या है भाई? इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। टू डिटरमिन यू यूनिकली वी मस्ट आल्सो नो। अब कहता है कि अगर हम यू को यूनिकली फाइंड आउट करना चाहते हैं हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। तो वो चीज़ें क्या हैं? वो चीज़ें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिटेल से देखेंगे। तो आज की क्लास में डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने अभी वेव इक्वेशन के बारे में पढ़ा है कि वेव इक्वेशन क्या होती है। वेव इक्वेशन में सबसे पहले हमने वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन को स्टडी किया जो कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक स्ट्रिंग जो थी उसमें क्रिएट हो रही है ड्यू टू ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस। और हमने वेव इक्वेशन डिराइव करते वक्त कुछ असम्पशंस का सहारा लिया। चार असम्पशंस ली, डैम्पिंग फोर्सेस निगलेक्ट की, वेट स्ट्रिंग का निगलेक्ट किया, टेंशन को कहा कि ये नहीं भाई सिर्फ टेंजेंशियल टू द कर्व होनी चाहिए, और फिर हमने ये भी कहा कि जो स्ट्रिंग है वो स्मॉल ट्रांसवर्स ऑसिलेशंस क्रिएट करे, जिसमें हमने देखा कि जो उसका वर्टिकल डिस्टेंस होता है स्ट्रिंग का वो स्मॉल हो। ये वेव इक्वेशन थी जो कि आपको नज़र आ रही है। इसमें टी टाइम का वेरिएबल है, एक्स स्पेस का इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यू यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सी स्क्वायर यहाँ पे एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमने देखी, ये टी ओवर रो है। रो यहाँ पे था मास पर यूनिट लेंथ के बराबर, और इसके अलावा टी यहाँ पे हमने टी को भी कांस्टेंट कह रहे हैं, है भी ये टेंशन, लेकिन टेंशन का ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। डियर स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसलिए लिया है क्योंकि जो स्ट्रिंग है वो इनिशियली एक्स एक्सिस पे मौजूद थी।
और आप सारों को पता है जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होता है वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होता है और जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो हमारा वाई डायरेक्शन में होता है। जैसा कि आपकी जो स्ट्रेचिंग स्ट्रिंग थी वो ओरिजिनली एक्स एक्सिस पे मौजूद थी, इसलिए हमने यहाँ पे जो टी था टेंशन उसका हमने हॉरिजेंटल कंपोनेंट ही इंक्लूड करेंगे। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन जो वैसे तो ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आते हैं वो जनरल सोल्यूशन होता है, लेकिन हम इस सोल्यूशन यूनिक निकालने के लिए मतलब कांस्टेंट्स वगैरह को फाइंड आउट करने के बाद जो सोल्यूशन है उसको यूनिक सोल्यूशन कहते हैं। उसके लिए हमें कुछ टू बाउंड्री कंडीशंस का पता होना चाहिए और दो इनिशियल कंडीशंस का पता होना चाहिए, जो कि हमने वैसे लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा मैंने आपको इसका हिंट भी दिया था। तो डियर स्टूडेंट्स, हम आगे जाके देखेंगे कि वो दो बाउंड्री कंडीशंस क्या हैं, दो इनिशियल कंडीशंस क्या हैं और उनकी पीछे फिजिक्स या लॉजिक क्या है। तो मैं अभी स्क्रीन स्टॉप करने लगा हूँ, इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में ये चीज़ देखेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज।